नमस्कार किसान भाइयों, कमलेश हॉर्टिकल्चर फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज मेरे भिंडी के प्लॉट में आया हूँ। आपको भिंडी की संपूर्ण जानकारी, भूमि की तैयारी, बीज सिलेक्शन और न्यूट्रिएंट संबंधित और रोग प्रबंधन, इन सब की जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगा। किसान भाइयों, जो ये मेरे पीछे ये जो आप प्लॉट देख रहे हो भिंडी का, इसकी बुआई मैंने 2 मई को की थी और आज ये 58 दिन की हो गई है और इसमें देखो फ्रूट आना भी स्टार्ट हो गया है। इसकी 2 तुड़वाई मैं पहले कर चुका हूँ। अच्छे से इसकी फ्रूटिंग हो रही है और एकदम बढ़िया फल आ रहा है इसमें, एकदम चिकना। और बीज तो इसमें दिख भी नहीं रहा है। कितना भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसमें बीज नहीं दिखेगा, ये इसकी खासियत है। और देखो नीचे से ब्रांचेज, अच्छी ब्रांचेज निकल रही है इसमें, नीचे से बहुत ही अच्छी ब्रांचेज, इतनी बढ़िया कलियां फूट रही है इसमें। अभी 2 तुड़वाई इसकी पूरी कर चुका हूँ। अब किसान भाइयों, मैं बात करता हूँ कि इसकी, वैसे तो भिंडी हर प्रकार की ज़मीन में ली जा सकती है, लेकिन एक ख़ास बात इसमें यह है कि ये ध्यान में रखने योग्य है कि भिंडी की फील्ड, जब हम इसके खेत की तैयारियां करते हैं तो प्रारंभ में इसके खेत में अच्छे से गोबर की खाद ये डालनी ज़रूरी है। और NPK का जो बेसल डोज का होता है वो भी इसमें अच्छे से डालना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो भिंडी की उपज हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि अच्छे से इसमें गोबर की खाद डाल करके DAP, यूरिया और पोटास का अच्छे से वो मात्रा पर एकड़ पर बीघा के हिसाब से, बेसल डोज के हिसाब से हो सकती है, वो हमने अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है। और अच्छे से मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करके और इसको समतल करके, वैसे तो किसान भाई इसको ड्रिप सिस्टम और बेड बना के मल्चिंग सिस्टम पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको ओपन फील्ड में लगाया है। तो ओपन फील्ड में लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये करना होगा कि एकदम से समतल ज़मीन में या तो आप रस्सी के सहारे बीज लगा सकते हो। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। ये तो अभी 2 मई को मैंने इसकी बुआई की थी, तो 2 मई को ये क्या वर्षाकालीन भिंडी मानी जाती है। वर्षा में क्या होता है कि वर्षाकालीन भिंडी को थोड़ा उसमें अच्छे से गैप के अनुसार लगाना चाहिए, और जो हम फरवरी में लगाते हैं उसका थोड़ा गैप है वो कम रख सकते हैं। अब गैप की बात करते हैं तो मैंने इसका ये गैप, ये मैंने 3 फुट के लगभग गैप रखा है। और पेड़ से पेड़ का ये जो आप देख रहे हैं वो, ये पेड़ से पेड़ का 1 फीट के करीब है, ताकि इसमें पर्याप्त स्पेस रहे और ये जो कलियां फूट रही हैं ये अच्छा से ग्रोथ करें। अब इसमें मैं वैरायटी की बात करता हूँ। वैरायटी मैंने इसमें न्यूनम्स कंपनी है, उसकी सम्राट नाम से एक वैरायटी मैंने ली है। वो अच्छी बढ़िया वैरायटी है। ये आप जो सामने देख रहे हो ये न्यूनम्स कंपनी की सम्राट एक वैरायटी है, जो 55 दिन में मेरे स्टार्ट हो गई थी। मैंने इसकी 2 तुड़वाई कर ली है। अब बात करते हैं कि इसको किसान भाई क्या करते हैं, इसको लगाने की विधियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। कई ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से इसकी बिजाई कर देते हैं, उसमें बीज ज़्यादा लगता है। और जहाँ तक संभव हो इसको हाथ से लगाना चाहिए। हाथ से लगाने पर क्या होता है, एक तो बीज वेस्टेज नहीं जाता है, और जर्मिनेशन में तो कहूँगा कि इसमें 99% जर्मिनेशन होता है, और किसी भी प्रकार का इसमें बीज वेस्टेज नहीं जाता है। तो किसान के लिए ये एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि महंगे बीज खरीद कर उसका जर्मिनेशन अच्छा हो, इसी हिसाब से उसको लगाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि इसको कतारों में लगाना चाहिए। ड्रिप में लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कतार अपने आप ही इसमें बनी हुई होती हैं। और यदि आप ओपन फील्ड में लगा रहे हैं तो उसमें या तो रस्सी के सहारे लगाइए या फिर अपने अंदाज से भी लगा सकते हैं, लेकिन रस्सी के सहारे लगाना बेस्ट रहेगा। और बेड लगा के मल्च बिछा के उसमें करते हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका है। अब
वैरायटी की बात तो हो गई। अब वैरायटी के बाद में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भिंडी की फसल में विभिन्न, जैसे ये फसल मैंने क्या किया, इसको ये जैसे फसल 20 दिन की हो गई, 20 दिन की जब ये फसल होगी तो मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड दिया था। ह्यूमिक एसिड से क्या होता है? ह्यूमिक एसिड से ये होता है कि ये जो प्रारंभ में पौधे की जड़ जमाव के लिए ह्यूमिक एसिड बहुत ही अच्छा रहता है। और जड़ जमाव जब हो जाता है तो उसमें कलियां फूटना और ये प्रक्रिया है, पौधा अपने आप ही स्टार्ट कर लेता है। ज़मीन से अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, बेसल डोज के जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो लेना स्टार्ट कर देता है। अभी जब 20 दिन की हो गई तो मैंने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर तो सिर्फ ह्यूमिक एसिड दिया था ताकि जड़ जमाव अच्छा प्रकार से हो जाए। जड़ जमाव के बाद में इसमें किसान भाइयों को प्रारंभ से ये ध्यान में रखना होगा कि इसमें कीट ना आए। यदि भिंडी में कीट आ जाते हैं तो बड़ी नुकसान की संभावना रहती है। भिंडी में कीट, ज़्यादा प्रकार के कीट तो नहीं आते, लेकिन प्रारंभ से हम इसमें कंट्रोल रखें। यदि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक तरीके से तो शुरू से ही करना होगा, अन्यथा इसमें जैसे किसी प्रकार की, जैसे ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं और ये कीट पनपने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कंट्रोल नहीं करोगे तो बड़ा नुकसान उठाने का सौदा रहता है। तो मैं तो क्या करता हूँ, इसके किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि भिंडी के बहुत ही प्रकार जैसे भी रस चूसक कीट हैं और हैं, इनको सबको टाइम पर देखते रहना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। इसके लिए आप क्या करते हैं कि इसमें एक तो रस चूसक कीट है हरातेला, जिसको जस्टिट बोलते हैं, ये बड़ा इफेक्टिव होता है। तो प्रारंभ से यदि हम इसमें नीम का अर्क है, धतूरे का है और गौमूत्र से बना हुआ काम में लेते हैं तो हम इसको केमिकली तौर पर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये शुरू से ये मैं आगे बताऊंगा कि केमिकली तौर पर इसका ट्रीटमेंट कैसे कर ले सकते हैं। और किसान भाइयों में आपको ये आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि आपकी फसल की जब तुड़वाई स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आपकी क्रॉप की 10 से 5 या 10 से तुड़वाई हो जाती है तो फसल को आपको वापस ह्यूमिक एसिड, कैल्शियम देना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ बनी रहे, उत्पादन अच्छा मिलता रहे। किसान भाइयों, यदि आप अब इसकी बात करते हैं हम कीट प्रबंधन की। कीट प्रबंधन में क्या है, ये मोस्ट है। कीट यदि ये आ जाते हैं, जो अरातेला है, ये जब फसल पर अटैक, एक अरातेला जस्टिट जिसको बोलते हैं, ये इस फसल पर अटैक कर देता है तो ये देखो नीचे पत्ती के नीचे इसे चिपका हुआ मिलता है। अभी मेरी फसल में भी एक आध है कहीं पर भी, ये देखिए ये टेढ़ा टेढ़ा चलता रहता है, हरे कलर का रहता है। ये पत्ती के निचली सतह पर ये चिपका रहता है। ये चिपक के इतना इसका रस चूसता है, रस चूसते चूसते इसकी पत्तियां कटोरे नुमा कर देता है। कटोरे नुमा करने के बाद में ये क्या होती हैं, ये पत्तियां एकदम से पीली पड़ जाती हैं। कई बार तो इतने प्रकोप हो जाता है कि पीली पड़ के नीचे झड़ी जाती हैं। तो ये बहुत ही घाटे का सौदा बना देती है किसान के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि इसके यदि आप ऑर्गेनिक इसका शुरू से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का ये जो कैसे बनाया जाता है, ये सॉल्यूशन हम आपको ये अलग वीडियो में बनाया हुआ है और वो अलग वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाते, केमिकली आप इसमें चले जाते हैं, ज़्यादा प्रकोप दिखता है, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8 जो इमिडाक्लोरोपिड आता है उसका आप 20 ml पर टंकी के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि इससे नहीं हो रहा है तो थाइमोक्सोम एसीफेट इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या है, ये कंट्रोल में हो जाएगा जल्दी और आपकी फसल सुरक्षित बच सकती है। और दूसरी है कि इसमें एक और अलग कीट आता है जिसको हम बोलते हैं इल्ली। भिंडी में इल्ली क्या करती है कि ऊपर से इसकी टिप इसको यहाँ से खाती है, अंदर घुस जाती है और इसका ऊपर का हिस्सा पूरा नष्ट हो जाता है, जिससे आगे का जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है ये लगभग बंद हो जाता है। इसके लिए हम क्या करें, यदि हम इसको ज़्यादा हो गया है
तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, ज़्यादा ही हो गया है तभी ही इस पर हम स्प्रे कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट एक टेक्निक आता है, अच्छा काम करता है। और ऑर्गेनिक तरीके से आप इसमें करना चाहते हैं तो नीम, धतूरा, ओक का जो क्वाथ है वो हम इसमें यूज़ ले सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा फ़ायदा करता है। इससे हम, यदि आप उससे नहीं कर पा रहे हैं तो ही आप केमिकल का यूज़ करें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि आप ऑर्गेनिक नहीं कर पा रहे हैं तभी आप केमिकल का यूज़ लें, अन्यथा आप केमिकल इसमें न मिलाएं, क्यों केमिकल बहुत ही हानिकारक है और इससे बड़े नुकसान होते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि किसान को प्रोडक्ट मिले, उसका जो खर्चा हुआ है उसे कई गुना उसको लाभ मिले। इसके लिए केमिकल भी आखिरी हथियार है उसको लाना। यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो ही इसका यूज़ करें। तो इमामेक्टिन बेंजोएट है, उसको हम 10 ग्राम पर टंकी के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जैसे ही इसमें एक और रोग आता है, अभी हमारी फसल तो एकदम स्वस्थ है लेकिन इसको झुलसा बोलते हैं, उसमें जली हुई सी पत्तियां दिखाई देती हैं। लेकिन किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि यदि उनके पास में है तो वो खट्टी, एकदम से सड़ी हुई खट्टी छाछ 20 दिन पुरानी, तो उसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे ये कंट्रोल में होगी। उससे नहीं हो पा रही है तो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, ये फंजीसाइड है, अच्छा फंजीसाइड है, इसका हम 40 ग्राम पर टंकी के हिसाब से स्प्रे करें तो इसका लाभ होगा। और यदि इसमें एक रोग और आता है भिंडी में, जिसको ये नीचे सफ़ेद वाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, ये चिपकी रहती है। वाइट फ्लाई भी एक बड़ा नुकसान करती है। तो इसके लिए भी हम क्या करें, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल से वाइट फ्लाई पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और एक अलग प्रकार का है जो नीम ऑयल है, नीम ऑयल से जो भिंडी है, भिंडी की क्रॉप, उसमें क्या होता है कि एक मकड़ी लगती है जिसको रेड माइट बोलते हैं। रेड माइट क्या करती है कि इसमें ऊपर पत्तियों पर क्या बनाती है, इसे सफ़ेद दिखने लग जाती है, नीचे की ओर एकदम बारीक लाल कलर की होती हैं और एकदम जाला सा बना देती हैं। तो ऐसे पूरा ऐसे ढका हुआ सा थोड़े दिनों में इतनी तेज़ गति से फैलती है, बारिश के मौसम में तो इतनी तेज़ गति से फैलती हैं कि इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो शुरू में इसमें यदि हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करें तो इसमें बड़ा बेनिफिट मिलता है। और नीम ऑयल से यदि आपकी फसल में ज़्यादा हो गया है, प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो प्रोपाजाइट एक 57% एक टेक्निक आता है, उसको 40 ग्राम पर टंकी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें तो उससे राहत मिलती है। और इसका ज़्यादा है तो उसको रिपीट करें या स्पेरोमेसिपेन, ये एक टेक्निक अलग आता है, इसका भी आप कर सकते हैं। इसके साथ में आप नीम ऑयल रख सकते हैं। नीम ऑयल ही इसके लिए बेस्ट है। नीम ऑयल से इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब किसान भाइयों, यदि आपकी फसल की तुड़वाई बराबर चल रही है तो आप इसमें कैल्शियम, बोरोन और कुछ मात्रा में डीएपी, मैं तो डीएपी भी देता हूँ महीने में एक बार, बेसल थोड़ी इसकी जो रिक्वायर्ड के अनुसार इसमें देता हूँ, ताकि ये ब्रांचेज अच्छी रहे, फल अच्छा आए और इसमें कोई दिक्कत नहीं रहे इसके लिए। और इसकी किसान भाइयों, जैसे ये 15 दिन की हो गई थी तो मैंने इसमें खरपतवार हटा दी थी, फिर तो ये अपने आप ही अपना कवर कर लेती है, तो खरपतवार का इतना प्रकोप रहता नहीं है। यदि आपकी फसल में खरपतवार है तो रोग और आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसा खरपतवार को हटाते रहना चाहिए बीच बीच में। खरपतवार कहीं भी नहीं होनी चाहिए। खरपतवार से भिंडी की फसल को या दूसरी कोई भी फसल हो उसको नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों, इसमें एक और रोग आता है येलो मोज़ेक, जिसमें क्या होता है कि पत्तियां पीली बीच बीच में धब्बे इस प्रकार की दिखाई देती हैं। ये एक वायरस से जनित रोग है। इसके लिए तो हम एक ही उपाय कर सकते हैं। पहली बात तो सिलेक्टेड बीज का चयन करें।
जिसमें इस प्रकार का किसी भी प्रकार का इस रोग न हो, उसी का चयन करें। यदि आपकी फसल में ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं पर भी आपने को ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो उस पेड़ को उखाड़ के कहीं दूर उसको फेंक दें, या बाद में इसको क्या है कि उखाड़ करके या जो अपने फील्ड है वहाँ से दूर ले जाकर इसको कर दें। यही इसका तरीका है। एक भिंडी में निमाटोड की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो निमाटोड के लिए मैं बताना चाहूँगा, जब हम फील्ड को तैयार कर रहे होते हैं तब इसमें नीम की पत्तियों का क्वाथ, ये हम अच्छी तरह से टंकी में लेकर के इस जगह को भिगो देंगे। ये निराई गुड़ाई से पहले का काम होता है। ये आपके पास निमोली मिल जाती है, तो निमोली का पाउडर ये इसमें अच्छा काम करता है। ये निमेटोड के लिए बचाव के लिए अच्छा है। और यदि क्वाथ बना रहे हो नीम की, निमोली का और तंबाकू का, तो ये बढ़िया काम करता है। हमारी फसल में तो ऐसा निमेटोड इस ज़मीन में नहीं है, तो हमने तो ऐसा प्रारंभ में नहीं किया, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि तंबाकू और नीम की पत्तियों का, निमोली का ये क्वाथ बना के इसको बड़े ड्रम में गड़ा कर भी कर सकते हैं, या बाद में इसको किसी गला कर न करें तो इसको हम उबाल कर भी कर सकते हैं। फिर इसको टंकी में डाल करके, या किसी फौरा पद्धति या ड्रिप पद्धति से है तो उसमें अब जड़ों में भी इसको दे सकते हैं। तो इसकी एकदम से इसकी ड्रेंचिंग कर देते हैं ताकि इसमें निमाटोड ना आए। निमाटोड आने के बाद में प्रोडक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। आपको किसी प्रकार की भिंडी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।